पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। अगस्त की एक सुबह तकरीबन 6 बजे वो पेशावर एयरपोर्ट पर प्रोटोकॉल के साथ पहुंचे और अगले ही लम्हे दुबई के लिए तैयारे ने उड़ान भरी। वो पाकिस्तान छोड़ चुके थे। अरशद शरीफ पर पाकिस्तान में 16 मुकदमात दर्ज थे, जिनमें कुछ बगावत के पर्चे थे और उनकी मुद्दई हुकूमत थी। उन्होंने अदालत से जमानत के बदले रिहाई ले रखी थी। काबिल जिक्र बात यह है कि अरशद शरीफ को एयरपोर्ट छोड़ने कौन आया था, अभी तक ये एक मुअम्मा है। इतना कुछ सामने आने के बाद भी आज तक किसी ने ये एतराफ़ नहीं किया कि हमने अरशद शरीफ को एयरपोर्ट पर अलविदा कहा था। कुछ लोगों के मुताबिक इस वक्त के पीके में पीटीआई की हुकूमत उनको जाने में मदद दी, इस वजह से उन्होंने पेशावर एयरपोर्ट का इंतखाब किया। हालांकि वो किसी और एयरपोर्ट से भी जा सकते थे। जबकि सहाफ़ी वजाहत सईद खान के मुताबिक इस वक्त के कोर कमांडर पेशावर फैज़ हमीद के आदमी उसे एयरपोर्ट छोड़ने आए थे। सच क्या है खुदा जानता है। वजाहत सईद खान के मुताबिक तो फैज़ हमीद ने उन्हें दुबई में भी मुख्तलिफ मामलात ताहा करने में मदद दी। नोहे ने 10 दिन दुबई में गुजारे और चुपचाप एक दिन दुबई छोड़कर कीनिया चले गए, जहां बाद में उनकी शहादत हुई। पहले तो किसी को इल्म न था कि उन्होंने दुबई क्यों छोड़ा, लेकिन बाद में उनके वकील शोएब रज़ाक ने दावा किया कि पाकिस्तानी हुकूमत ने दुबई की हुकूमत को कहा कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान के हवाले कर दें। उमर शाहिद हामिद डिप्टी डायरेक्टर जनरल IB और डायरेक्टर जनरल FIA डॉक्टर मोहम्मद अतहर वहीद की सरबराही में बनने वाली फैक्ट फाइंडिंग टीम के मुताबिक उनके पासपोर्ट पर 20 दिन और का भी वीज़ा था, लेकिन दुबई की हुकूमत ने अरशद शरीफ को दुबई छोड़ने के लिए कहा। दुबई में 10 दिन गुजारने के बाद वो कीनिया रवाना हो गए। वो कीनिया इसलिए रवाना हुए क्योंकि उनके पास किसी और मुल्क का वीज़ा न था, जबकि कीनिया ऐसा मुल्क है कि वो किसी फर्द को मुल्क पहुंचने के बाद भी वीज़ा देता है। यहाँ ये बात याद रहे कि वो करप्शन पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे, जिसमें नवाज शरीफ और उसकी फैमिली की मुबैना करप्शन को एक्सपोज करने वाले थे। इस डॉक्यूमेंट्री में कीनिया के एक सहाफ़ी भी साथ काम कर रहे थे। इससे ये वाज़े होता है कि अरशद शरीफ को कीनिया के लोगों से पहले से ही वाकिफियत थी। लेकिन अरशद शरीफ इस सहाफ़ी के पास नहीं गए, बल्कि इस सहाफ़ी को तो मिले तक नहीं। FFT की रिपोर्ट के मुताबिक 20 अगस्त को जब वो नीरवी पहुंचे तो वहां जमाल नाम का आदमी उनको लेने एयरपोर्ट पहुंचा हुआ था। जमाल वकार अहमद का रिश्तेदार था और अब अरशद शरीफ कीनिया में वकार अहमद के मेहमान थे। वकार अहमद ने वीज़े का इंतज़ाम पहले से करवा दिया था और अगले 2 महीने 3 दिन अरशद शरीफ ने वकार अहमद के पास गुजारे। ऐसा लगता है कि वो वकार अहमद को पहले से जानते थे। वो वकार अहमद के अपार्टमेंट में रहते हुए वो अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियोज़ भी अपलोड करते रहे। 22 अक्टूबर की रात को वकार अहमद के अपार्टमेंट से 2 आदमी निकले और लैंड क्रूजर में बैठकर वहां से रवाना हो गए। ये 2 आदमी अरशद शरीफ और वकार अहमद के भाई खुर्रम अहमद थे। अरशद शरीफ और खुर्रम अहमद रात को वकार अहमद के एक दूरदराज फार्म हाउस पर पहुंचे और रात वही गुजारी। वकार अहमद ने वहां एक शूटिंग रेंज भी बना रखी थी, जो कि एक मुकम्मल कमर्शियल जगह थी। अरशद शरीफ ने वहां रात गुजारी और अगला दिन यानी 23 अक्टूबर का दिन भी वहीं गुजारा। FFT की रिपोर्ट के मुताबिक शाम को वकार अहमद ने जंगल में बारबेक्यू पार्टी रखी, जो फार्म हाउस से काफी दूरदराज जगह पर थी। वहां वकार अहमद और उसकी बीवी खुर्रम खान और 6 अमरीकी इंस्ट्रक्टर जो वहीं शूटिंग रेंज पर ट्रेनिंग देते थे, इन्हें शिरकत की। खाना खाने के बाद खुर्रम और अरशद शरीफ वहां से लैंड क्रूजर में रवाना हुए और मेन रोड की तरफ रवाना हो गए, जो 20 से 25 मिनट की दूरी पर था, और वहां से अरशद शरीफ और खुर्रम अहमद ने नैरोबी की तरफ रवाना होना था। कीनिया की पुलिस के मुताबिक इस दिन एक गाड़ी चोरी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी और उन्होंने इसके लिए रोड ब्लॉक कर रखा था। जब खुर्रम अहमद और अरशद शरीफ वहां पहुंचे तो उन्होंने वहां रुकने की बजाय गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी और कीनिया पुलिस के जनरल सर्विस यूनिट के 4 लोग जो वहां थे, इन्होंने गोलियां चला दी। खुर्रम अहमद ने FFT को बयां दिया कि इस सड़क पर डकैतियां और चोरियां होने का खतरा रहता है। रोड कहीं पर से ब्लॉक नहीं था और पुलिस वाले भी नहीं थे, बस छोटे छोटे पत्थरों से रुकावट बनी हुई थी। मैंने समझा शायद डकैतियों ने ये रुकावटें डाले हैं और मैंने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी। जैसे ही मैंने गाड़ी की रफ्तार तेज की, पीछे से किसी ने हम पर फायरिंग शुरू कर दी। मैंने गाड़ी की रफ्तार और तेज कर दी। अचानक मैंने देखा कि अरशद शरीफ जख्मी हो गए। उन्होंने जख्मी हालत में कहा कि वो वकार अहमद को कॉल करके बता दी, जबकि खुर्रम अहमद ने नहीं बताया, बल्कि गाड़ी चलाना ना रोकी और फार्म हाउस पहुंचकर वकार को कॉल की। वकार अहमद और उसकी बीवी ये हादसा जानने के बाद दूसरे रास्ते से कुछ देर बाद फार्म हाउस तक पहुंच चुके थे। फार्म हाउस तक पहुंचने से पहले अरशद शरीफ शहीद हो चुके थे। ये सारी कहानी खुर्रम अहमद ने अपने बयान में कमेटी को सुनाई।
अगले दिन पुलिस ने सरकारी बयान जारी किया कि अरशद शरीफ को कोई और बंदा समझकर शहीद कर दिया गया, जबकि बाद में बयान बदल कर ये कहा कि पहले गाड़ी के अंदर से फायरिंग हुई जिसके बदले में उन्होंने फायरिंग की और अरशद शरीफ शहीद हो गए। याद रहे कि कीनिया की पुलिस पैसे लेकर जाली पुलिस मुकाबले करने के लिए कोई अच्छी शोहरत नहीं रखती, यानी बहुत बदनाम है। खुर्रम अहमद का बयान अपनी जगह, लेकिन फैक्ट फाइंडिंग टीम का बयान उसके बरक्स है। रिपोर्ट के मुताबिक गाड़ी को 9 गोलियों ने हिट किया। उन 9 में से 8 गोलियों की ट्रैजेक्टरी तो ठीक थी, जबकि 9वीं गोली की गलत थी जो अरशद शरीफ को लगी। अरशद शरीफ को लगने वाली गोली की वजह से सीट में सुराख होना जरूरी था, जो कि नहीं था। रिपोर्ट के मुताबिक अरशद शरीफ का खून, बाल, चीथड़े अरशद शरीफ की सीट इस साइड वाले शीशे और छत पर तक मौजूद थे, लेकिन साथ बैठने वाले खुर्रम अहमद की सीट बिल्कुल साफ थी, जिस पर खून का एक धब्बा तक न था। रिपोर्ट के मुताबिक गाड़ी रोककर और निशाना लेकर फायर किए गए, लेकिन खुर्रम अहमद और पुलिस के मुताबिक चलती गाड़ी पर फायर किए गए थे। अगर खुर्रम अहमद और पुलिस के बयान को मान लिया जाए तो अरशद शरीफ को लगने वाली गोली का जवाज ही नहीं बनता। लाम जिस एंगल से गोली चली इसने सीट को सुराख करना था, जो नहीं किया। इससे लगता है या तो गाड़ी रोककर अरशद शरीफ पर निशाना बनाया गया या फिर गाड़ी के अंदर से फायर किया था। वकार अहमद के मुताबिक उसने बारबेक्यू वाली जगह से निकलते हुए तारिक विस को कॉल करके अरशद शरीफ के जख्मी होने के बारे में बताया, और दूसरी कॉल जो चंद लम्हों बाद इसे मौसूल हुई वो एयरवाई के सीईओ सलमान इकबाल की थी, जो अरशद शरीफ की वफात के बारे में पूछ रहे थे। इस वाक़े के बाद अरशद शरीफ शहीद की पोस्टमार्टम किया गया। बाद अज़ा पाकिस्तान में भी उनको इस मरहले से गुजारा गया, जिसमें मजीद हौलनाक इंकिशाफात सामने आए। पाकिस्तान में जब उनका पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि उनके दोनों हाथों पर जख्मों के निशानात थे और छोटी उंगली के सिवा बाकी सारे नाखून निकाल लिए गए थे। उनकी एक पसली भी टूटी हुई थी और पूरे जिस्म पर 12 मुख्तलफ जगहों पर टार्चर के निशान थे, जिससे वाज़ेह होता है कि उन्हें शदीद किस्म का टार्चर किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक टीम ने जब वकार अहमद का बयान लिया तो उसने बहुत सारी मुबहम बातें की, जैसा कि वकार अहमद ने कहा कि इसने अरशद शरीफ के जख्मी होने की पहली इत्तला तारिक विस को दी। जब इससे कहा गया कि वो विस के साथ अपना कोई मैसेज, व्हाट्सएप की कोई वॉइस नोट दिखा दे, तो वो इस बात से पीछे हट गया। अरशद शरीफ जहां रहते थे वहां बकौल वकार अहमद कोई नहीं गया, लेकिन वहां से किसी औरत के कपड़ों के टुकड़े मिले। पहले वकार अहमद ने कहा कि वहां पर कोई नहीं जाता था, लेकिन टुकड़े मिलने के बाद इसने कहा कि आस की बीवी गई थी। इसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि वहां उसकी बीवी वहां क्यों गई थी। टीम के मुताबिक वकार अहमद के वहां की पुलिस और इंटेलिजेंस के साथ बहुत गहरे ताल्लुकात थे। इन ताल्लुकात की नौयत वकार ने कभी नहीं बताई। वकार से जब इस अपार्टमेंट जहां अरशद शरीफ रहे की सीसीटीवी फुटेज मांगी तो उसने पहले हिचकिचाहट दिखाई और फिर आखिरकार दिखा दी। वहां से 19 अक्टूबर की फुटेज गायब थी, जो बकौल वकार के टेक्निकल मसला था। टीम के मुताबिक सलमान इकबाल सीईओ एयरवाई ने अपने बयान में कहा कि अरशद शरीफ इसलिए कीनिया नहीं गए थे कि वहां का वीज़ा कोई मसला नहीं होता, बल्कि अरशद शरीफ को कीनिया में इनवाइट किया गया था और एआरवाई मैनेजमेंट ने वहां अरशद के बहुत सारे मामलात जैसे रहाइश और खाने पीने के लिए मदद। जबकि सलमान इकबाल ने यह भी कहा कि उसने अरशद शरीफ की शहादत के बाद 5 से 6 घंटे गुजर जाने के बावजूद कॉल करके वकार से पूछा, जबकि वकार के मुताबिक वाक़े की इत्तला मिलते ही तारिक विस को उसने बताया तो अगले लम्हे सलमान इकबाल को भी पता चल गया था।